हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुरेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए, हमारा जो सेल सिग्नलिंग था उसका लास्ट कुछ पॉइंट जो आपको बताने थे वही बचा हुआ है। बाकी तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा था बेटा, वो बीच में कट गया था कल का वीडियो जो है। तो एक है तुम्हारा ओल्डेस्ट, ये याद कर लेना। ओल्डेस्ट रिसेप्टर एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पुराना रिसेप्टर है बेटा आरटीके एंड जैक्स्टेट पाथवे। ठीक है, आरडीके एंड जैक्स्टेट जो है ये सबसे पुराना पाथवे है। उसके बाद आया तुम्हारा जीपीसीआर। ठीक है, जीपीसीआर के बाद आया तुम्हारा सेरिन थ्रेओनिन काइनेज। सेरिन थ्रेओनिन काइनेज आया। इधर तुम्हारा न्यू, इधर तुम्हारा ओल्ड टाइप। ठीक है, ये समझ में आ गया। चले ठीक है, इसमें कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। मोटिफ के बारे में कुछ मोटिफ प्रेजेंट होते हैं जो हमारे जीपीसीआर को या हमारे अलग अलग टाइप के जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। एक का नाम है बेटा वॉल्कर। क्या नाम है? वॉल्कर मोटिफ। ठीक है, वैसे आज तक ये आया तो नहीं है, बट देख लेते हैं, क्या पता कभी भी आ सकता है। तो वॉल्कर मोटिव जो है वो प्रेजेंट होता है जीपीसीआर में। ठीक है, जीपीसीआर में प्रेजेंट होता है और काम क्या है? तो बाइंडिंग करता है। ठीक है, किसका बाइंडिंग करेगा? तो बाइंडिंग ऑफ जीटीपी या फिर जीडीपी, इनके बाइंडिंग को ये प्रोवाइड करता है। इसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, सीक्वेंस का नाम है जीजीएस, जीजीईएस, ईएस, जीकेएसटी। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या है बेटा? सीक्वेंस होगा जो इसमें प्रेजेंट होगा। मोटिफ मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा। सेकेंड जो मोटिफ है दैट इज कॉल्ड गोलोको। गोलोको मोटिफ कहेंगे इसको। ये जो मोटिफ है वो जी प्रोटीन में प्रेजेंट होगा एंड बाइंडिंग को प्रमोट करेगा इनिबिटर के। ठीक है, प्रेजेंट इन जी प्रोटीन, और ये क्या करता है? अलाउ द बाइंडिंग ऑफ, अलाउ द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर। ठीक है ना, इनहिबिटर के बाइंडिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है। इसमें भी एक कंजर्व सीक्वेंस होगा, कंजर्व्ड सीक्वेंस होगा। जैसे यहाँ पे ये था, वैसे ही यहाँ पे डी जी आर सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये बस इतना ही पोर्शन बच गया था तुम्हारा सेल सिग्नलिंग में। अब ये हो गया हमारा सेल सिग्नलिंग। हमको सिर्फ पढ़ना है बेटा कैंसर बायोलॉजी। ठीक है, तो कैंसर बायोलॉजी को चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कल में ये पूरा कैंसर बायोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नए पेज से स्टार्ट कर लेते हैं कैंसर बायोलॉजी को। यहाँ पे देखना, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे कि कैंसर क्या है, कैसा है, क्यों। ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ पे हमने हेडिंग पुट किया कैंसर। ठीक है, कैंसर बायोलॉजी। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होगा भाई कि कैंसर क्या है। तो जब हमारे बॉडी में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है तो उस कंडीशन में किसी भी पर्सन को क्या हो जाता है? कैंसर कॉज हो जाता है भाई। तो यदि मैं बोलूं कैंसर क्या है, एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं, तो इट इज इट इज अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड, अनकंट्रोल्ड, अनडिफरेंशिएटेड अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल है, जिसको हम कहते हैं कैंकर या कैंसर कहते हैं, कॉल्ड कैंसर। ठीक है ना, ये कैसे हुआ भाई? एक सेल का फेथ है कि ये सेल डिवीजन करके दो सेल बनाए और कंप्लीटली डिवाइडेड हो। मगर यदि इस सेल में
सेल डिवीजन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अनकंट्रोल सेल डिवीजन के केस में यहां पे क्या होगा, जो हमारे सेल्स होंगे बेटा, ठीक है, जो हमारे सेल्स होंगे वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं। जो डिवाइड करके, चलो ठीक है, सेल तो बना रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, मगर यहां पे इनमें क्या हो रहा है, तो ये कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था अनडिफरेंशिएटेड। ये ग्रुप ऑफ सेल है, तो ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, मास ऑफ सेल बोलते हैं। यही मास ऑफ सेल जो है वो क्या है बेटा, कैंसर है, ठीक है ना। तो भाई एक नॉर्मल सेल में क्या क्या फीचर होता है, यदि हम बात करें फीचर्स ऑफ नॉर्मल सेल की, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा नॉर्मल, जैसे कि सेल और सेल अधेशन, एक सेल दूसरे सेल से अटैच रहता है, तो सेल सेल अधेशन उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्शन होगा, ठीक है, मतलब उसके नियर बाई सराउंडिंग के साथ वो कनेक्टेड होगा, और सेल डिवीजन के रूल को फॉलो करता होगा, है ना भाई, फॉलो द रूल ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के रूल को ये क्या करता है बेटा, फॉलो करता है, ठीक है। मगर कैंसरस सेल जो है वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता, तो नहीं करता तो क्या करता है, ठीक है। चलिए यहां पे देखना, तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंसर का, ठीक है बेटा, किसकी बात करूं, टाइप्स ऑफ कैंसर की बात कर रहा। तो कैंसर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। एक है बेटा कार्सिनोमा, ठीक है ना, एक है कार्सिनोमा, और एक है तुम्हारा सार्कोमा, एक है सार्कोमा, ठीक है ना। कार्सिनोमा मतलब कि इसका जो ओरिजिन है बेटा, कार्सिनोमा जो कैंसर है, तो अकर इन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म में यदि हो रहे हो कैंसर, तो उन सब को हम कार्सिनोमा की कैटेगरी में रखेंगे। इस दुनिया में ज्यादातर जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा टाइप ही होता है, लगभग लगभग 80% ऑफ द कैंसर जो होगा वो कैसा होगा, कार्सिनोमा ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो भाई एग्जाम्पल में जैसे कि लीवर कैंसर आ गया, लीवर कैंसर, कॉलन कैंसर, माउथ कैंसर, ठीक है, माउथ कैंसर हो गया, एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी कैंसर हो रहा है वो सब जो है वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। और सार्कोमा कमी है भाई, तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ हो रहा है, तो मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ओरिजिन होगा, ठीक है। लेस परसेंटेज होता है, कितना, 20% के नियर बाई होगा, ठीक है। अब यहां पे देख लो, जैसे ब्लड कैंसर, ब्लड ल्यूकेमिया, ठीक है, ब्लड में कैंसर हो जाना, बोन में कैंसर हो जाना, ब्लड हो गया, बोन्स हो गए, है ना, तो इन सभी जगह पे जो कैंसर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे बेटा, सार्कोमा कहेंगे। तो इसके लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा हमारा जो ऑर्गन है उसका ओरिजिन किस बेस पे है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें तुम वो भी ले सकते हो, CML, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, ठीक है, लिम्फोमा, ये सबको इसी कैटेगरी में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई बात। अब यहां देखो, कैंसर में इसी में यदि मैं ट्यूमर को ऐड करूं, तो ट्यूमर के दो स्टेज हो सकते हैं बेटा। देखो तो, मैंने कहा ट्यूमर के दो स्टेज हो सकते हैं। एक स्टेज जो है वो हो जाएगा इनिशियल स्टेट, दैट इज कॉल्ड बेनाइन, इसको हम क्या बोलेंगे,
बेनाइन स्टेज बोलेंगे, इनिशियल स्टेज कहलाएगा। और लेट स्टेज को बोलते हैं बेटा मैलिग्नेंट। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट स्टेज बोलते हैं। ठीक है ना। बेनाइन स्टेज क्या है तो मैं बोल दूंगा इनिशियल स्टेज। क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल स्टेज। ये क्या है? तो लेट स्टेज है। ठीक है ना। चलो, बेनाइन में क्या होगा कि जिसमें भी कैंसर हुआ है ये सेल है। ठीक है। अब मान लो इसमें एक सेल में कैंसर हुआ है, मगर अभी भी ये अदर सेल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना। सेल में रैपिड डिवीजन तो होगा बट स्टिल कनेक्टेड। ठीक है। यहां देखना, सेल रैपिडली गेट डिवाइड, सेल रैपिडली गेट डिवाइड but still attached but still attached to each other, अभी भी कनेक्टेड है। सो नॉन इन्वेसिव ना, फैल नहीं सकता, नॉन इन्वेसिव बाय नेचर। ठीक है। ये कैसा है तो मैं बोलूंगा क्यूरेबल है भाई, इस कंडीशन में भी क्योर कर सकते हैं। मगर ये वाला दिक्कत करेगा। कैसे करेगा देख लो। ये मान लो सेल है। ठीक है। तो इसमें से एक सेल जो है उसमें क्या हो जाएगी? श्रिंकिंग हो जाएगी। ये यहां से निकल जाएगा, कैंसरस सेल मूव कर रहा है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस में जाके दूसरे जगह पे क्या कॉज करेगा? कैंसर कॉज करेगा। ठीक है ना भाई। तो ये कैसा है तो मूवेबल है। ये मूवेबल फॉर्म ऑफ कैंसर बोल सकते हैं। ठीक है। तो सेल जो है स्टार्ट स्प्रेडिंग, यहां पे क्या हो रहा है? सेल्स स्टार्ट स्प्रेडिंग, फैलने लगेगा टू द होल बॉडी, टू द whole body with the help of blood stream, with the help of blood stream। ठीक है, पूरी बॉडी में फैलने लगेगा। ओके। जब ये सेकेंडरी साइड में जाएगा तो वहां भी जाके कॉज करेगा। आफ्टर स्प्रेडिंग सेल रीचेस टू द सेकेंडरी साइट, आफ्टर spreading cell reaches to secondary site and can cause cancer। ठीक है। तो भैया एक नॉर्मल सेल यदि कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली मूवेबल नेचर का हो जाएगा, है ना। और ये जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटास्टेसिस बोलते हैं। दिस फिनोमेना कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। क्या बोलेंगे इसको? मेटास्टेसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां देखना कि भाई जो मेटास्टेसिस का जो कंडीशन है वो तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई लेट स्टेज में मेटास्टेसिस आ जाएगा और वो स्प्रेड होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। चलिए, दोनों सेल के बीच में कुछ अंतर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। तो हम देखते हैं भैया नॉर्मल सेल, और इधर हम बना देते हैं कैंसरस सेल। एक है नॉर्मल सेल और दूसरा है क्या? कैंसरस सेल। ठीक है। इन दोनों के बीच में हमको क्या देखना है? डिफरेंस देखना है बेटा। ठीक। तो मैंने बताया था नॉर्मल सेल में सेल टू सेल अधेशन होता है। चलो पहला पॉइंट है सेल टू सेल अधेशन। एक सेल दूसरे सेल से चिपका रहेगा। ठीक है। यहां बोलेंगे लैक ऑफ सेल टू सेल अधेशन, मतलब कि ये जो है वो एक दूसरे के साथ चिपका नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है भाई कि ये जो सेल टू सेल अधेशन है बेटा, इसके लिए कौन सा प्रोटीन होता है? तो हैव द सेल टू सेल अधेशन बाय, प्रोटीन का नाम है कैथरीन प्रोटीन। कैथरीन
प्रोटीन। और ये कैथरीन प्रोटीन जो एग्जाम में आ चुका है Ca2+ डिपेंडेंट होता है, Ca2+ डिपेंडेंट होता है। ठीक है। दूसरा है सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में कनेक्शन। तो हैज, सेकेंड पॉइंट बन जाएगा, हैज सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्शन। ठीक है। और इन दोनों के बीच में मान लो ये सेल है, ये सेल है, ये बाहर का जो एरिया है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ECM। तो इनके साथ भी कनेक्टेड होगा ना भाई। तो ये जो कनेक्टेड मॉलिक्यूल जो दिख रहा है वो कौन है, तो इंटेग्रीन है बेटा। ये कौन है, इंटेग्रीन प्रोटीन है। ठीक है ना भाई। तो है सेल टू ECM कनेक्शन with the help of with the help of इंटेग्रिन प्रोटीन। ठीक है। इंटेग्रिन प्रोटीन की मदद से वो क्या कर लेगा, वहां पे ECM के साथ में बाइंड कर लेगा। जिस प्रोटीन में कौन सा डोमेन होता है, तो आरजीडी डोमेन प्रेजेंट होता है। ठीक है। यहां फिर से लिख देंगे, इसके पास अभी भी नहीं है ये, तो लैक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्शन, इसमें कनेक्शन नहीं है। ओके। चलिए, इसके बाद में जो नॉर्मल सेल होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर डिपेंडेंट होते हैं बेटा। नॉर्मल सेल, ऐसा बोल देते हैं, द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल, द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल इज ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, GF क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट होता है। मतलब यदि ग्रोथ फैक्टर होगा तो डिवीजन बढ़िया करेगा, ग्रोथ फैक्टर नहीं होगा तो डिवीजन नहीं करेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या होगा, मान लो कि ये हमारा एक नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है। अब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, यदि जितना ज्यादा ग्रोथ फैक्टर दोगे उतना ही ज्यादा ये ऐसा कर्व दिखाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर के अब्सेंस में और प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इस तरह का रेशियो शो करेगा। ठीक है। मगर जो हमारा कैंसरस सेल होता है वो ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंट होता है, ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं ऐसा वाला, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पहले भी वो वैसा ही शो कर रहा था ऐसे। ठीक है। अब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर है ये। और यदि मैं ग्रोथ फैक्टर को ले भी आऊं तो उतना ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ये ऐसा ही है। तो ये है आपका प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो ज्यादा डिफरेंस तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा भैया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नंबर 4 पे देख लेते हैं, नंबर 4। ठीक है। ग्रोथ फैक्टर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया। अब जो नॉर्मल सेल होता है भैया उसमें सब कुछ होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा फॉर एनर्जी सोर्स। ठीक है। नॉर्मल सेल डिपेंड्स अपॉन, नॉर्मल सेल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये तीन पाथवे के थ्रू क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। मगर जो कैंसरस सेल होते हैं बेटा, कैंसरस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इमेच्योर होता है बेटा। ठीक है। बोल सकते हैं इमेच्योर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके कारण इसमें क्या होगा, लैक ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। क्योंकि भैया
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, मगर यहाँ तो डेवलप्ड है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो ये ओनली डिपेंड्स होगा बेटा, ओनली डिपेंड्स ऑन ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें क्या बनेगा? लेस एनर्जी बनेगा, है ना भाई। कैंसरस सेल में लेस एनर्जी बनेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस यदि इसको पूरा एनर्जी चाहिए, क्योंकि भैया देखो, एक ग्लूकोज से इसको मिलेगा 30 से 32 एटीपी मिलेगा, मगर यहाँ एक ग्लूकोज से बेचारे को सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिल रहा है। तो एक ग्लूकोज 2 एटीपी दे रहा है, 2 पायरिक एसिड बनेगा और ये 2 एटीपी बनाएगा। अब मुझे बताओ, यदि मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो भाई इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए मुझे, तो हाफ नंबर ऑफ ग्लूकोज लेना पड़ेगा, है ना भाई। 32 से 16 लेना पड़ेगा, 16 ग्लूकोज लूंगा, तब जाके 32 पायरिक एसिड भी बनेगा, प्लस 32 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। बताओ कैंसरस सेल में क्या ज्यादा है? पायरिक एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो पायरुविक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि नॉर्मल सेल में जो पायरुविक एसिड है बेटा, पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा क्या होगा? कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया इसमें। अब और देख लो कुछ कुछ पॉइंट्स। 5th नंबर का पॉइंट देखना कि नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और यदि ये प्रेजेंट है तो क्या देगा बेटा? गिव्स सिंगल लेयर ऑफ सेल, गिव्स सिंगल लेयर ऑफ सेल। जब इसको कल्चर मीडिया में रखेंगे तो ये ना सिंगल लेयर देगा, एक लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर का ग्रोथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये कांटेक्ट इनहिबिशन इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। मगर यहां ऐसा नहीं होगा। यहां कैसा होगा? तो लैक ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, लैक ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब ये कि एक लेयर दूसरे लेयर में ग्रो कर सकता है, क्योंकि इनमें कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं है, इनहिबिट नहीं करेगा। तो हो सकता है जब कल्चर मीडिया में इसको ग्रो करें तो ये क्या बना ले? मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है ना। तो लैक ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, सो यहां पे क्या होगा? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल फॉर्म, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल बन जाएगा। कहां? इन कल्चर मीडिया, ठीक है। इसीलिए बॉडी के बाहर यदि कल्चर मीडिया में ग्रो कराना रहे तो कैंसर सेल को ही ग्रो करा सकते हैं, नॉर्मल सेल को ग्रो नहीं करा सकते, क्योंकि नॉर्मल सेल जो है एक लिमिट ऑफ टाइम पीरियड के बाद उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है। मगर कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोटीन है जिसका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रेगुलेशन किस तरह का होता है, उसको हमको यहाँ पे समझना है। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जिसके एबनॉर्मल कंडीशन के कारण कैंसर जो होता है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल प्रोटीन का ग्रुप होगा, एबनॉर्मल प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल? सबसे पहले जैसे कि हम बात करेंगे P53 का। अब याद करो, सेल डिवीजन एंड साइकिल जब पढ़ा रहा था तो P53 के बारे में बताया था कि जब डबल स्ट्रैंडेड डैमेज होता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है, यहाँ पे डीएनए के डबल स्ट्रैंड में यदि कोई डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस ब्रेक वाली कंडीशन में क्या होता था? डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को आइडेंटिफाई करने वाला प्रोटीन कौन था बेटा? एटीएम था। याद करो, मैं तुमको शुरू के लेक्चर में जहां पे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ाया था वहां पे आपको बताया था
जैसे ही एटीएम एक्टिवेट होता है ये CHK2 को एक्टिवेट करता है, CHK2 को एक्टिवेट कर देता है। ये CHK2 जाके क्या करेगा, यूबिक्विटिनाइजेशन करेगा। देखो तो P53 के साथ में चिपका हुआ है कौन, MDM2। MDM2 तो ये क्या करेगा, MDM2 का यूबिक्विटिनाइजेशन कर देता है और इसको कर देगा फास्फोराइलेशन। ठीक है, अब ये जो है मोनोमेरिक फॉर्म हो गया P53, फास्फोरिलेटेड है और बन गया क्या, एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म बनने के बाद ये क्या करेगा बेटा, एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या बनाएगा, P21 बनाएगा। और P21 का काम यदि आपको याद होगा, ये G1 फेज को अरेस्ट कर देता है। G1 फेज को क्या कर देता है, अरेस्ट। तो इस तरीके से सेल डिवीजन जो है वो रुक जाता है। ठीक है ना, मगर अब देखना P53 में क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है भाई, P53 किस पाथवे में रेगुलेट करता है भाई, तो जब भी कभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ब्रेक होगा, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है भाई, एटीएम, है ना भाई, एटीएम। ठीक है, विच एक्टिवेट, जो कि किसको एक्टिवेट करता है, विच एक्टिवेट CHK2 को एक्टिवेट करता है। CHK2 क्या करता है, CHK2 का काम है फास्फोराइलेशन। ठीक है, ये कर देगा फास्फोराइलेशन ऑफ P53, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एंड यूबिक्विटिनाइजेशन किया किसका, तो MDM2 का। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही P53 काम करना स्टार्ट कर देगा, तो ये काम कैसे करेगा, एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर, किसके लिए, P21 के लिए। और P21 क्या है, तो इनहिबिटर है ना भाई। G1 फेज को मैंने कहा अरेस्ट कर देता है। यहां तक काम अच्छा चल रहा था, मगर कैंसर के केस में ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, तो इन द केस ऑफ म्यूटेशन, इन द केस ऑफ म्यूटेशन, और म्यूटेशन कहाँ हुआ है भाई, USP7 and 9 प्रोटीन। ठीक है, यदि मान लो म्यूटेशन हुआ, तो USP7 and 9 प्रोटीन क्या करेगा, कॉजेस डी यूबिक्विटिनाइजेशन। ठीक है, क्या करेगा, डी यूबिक्विटिनाइजेशन कर देगा, मतलब कि यूबिक्विटिनाइजेशन को इनिबिट कर देगा, डी यूबिक्विटिनाइजेशन ऑफ MDM2। और MDM2 को यदि इनिबिट कर दोगे तो इस केस में क्या होगा, जो P53 है बेटा, इन दिस केस P53 unable to dissociate, unable to dissociate, ठीक है, unable to dissociate and there is no synthesis, and there is no synthesis, यहां पे बनेगा ही नहीं, नो सिंथेसिस ऑफ P21। अब भाई जब P21 नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन अरेस्ट नहीं होगा, जिसके कारण अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, लीड्स टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, और इसके कारण क्या हो जाएगा बेटा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी थी किसकी, तुम्हारे P53 की। सेम ऐसे ही एक दूसरे प्रोटीन में रेगुलेशन होता है, उस प्रोटीन का नाम मैं आपको बता दूं भैया, इसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। क्या नाम है, रेटिनोब्लास्टोमा नाम है। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा जो है, इसका रेगुलेशन आपको याद दिलाऊं, चलो याद दिला देता हूं। याद करो कि रेटिनोब्लास्टोमा डाइमेरिक फॉर्म में रहता है, किसके साथ,
E2F के साथ। और जब सेल साइकिल चेक पॉइंट आते हैं कौन कौन से, CDK 4 6, ठीक है, और उसके बाद 2 आएगा। और साइक्लिन कौन सा आता है, तो साइक्लिन D और E आता है, 2 प्रोसेस होती है। तो यहां पे क्या होता है बेटा, E2F जो है एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। प्लस जो हमारा रेटिनोब्लास्टोमा है इसका हो जाता है यूबिक्विटिनाइजेशन, रेटिनोब्लास्टोमा हट गया। तो ये बताओ ये कौन है, मोनोमेरिक फॉर्म है, ठीक है ना। मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ E2F, ये भी बेचारा काम करेगा एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा और क्या बनाएगा, तो भैया CMYC NC फॉज, ये जीन है जिसको ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं MCM के लिए, MCM हेलिकेज के लिए, ORC प्रोटीन के लिए, साइक्लिन के लिए ठीक है। मतलब ये क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, किसके लिए, प्रोटीन फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन बनाने का काम इसने किया। कब हुआ, जब रेटिनोब्लास्टोमा अलग हो गया तब। जब सेल डिवीजन नहीं करना होगा तो वापस वो डायमेरिक फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है पॉइंट। मगर चलो ऐसा करते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं, म्यूटेशन इन RB, ठीक है। यदि रेटिनोब्लास्टोमा में, इसको RB से डिनोट करते हैं बेटा, रेटिनोब्लास्टोमा में यदि म्यूटेशन हो गया, सो अनेबल टू बाइंड विद द E2F, कभी भी जाके E2F से वापस बाइंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अनेबल टू बाइंड विथ E2F, ठीक है। और यदि E2F से बाइंड नहीं करेगा तो इन दिस केस E2F ऑलवेज रिमेन एक्टिव, इन दिस केस E2F से जब बाइंडिंग होगी नहीं तो ये ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहेगा, ऑलवेज रिमेन इन एक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहेगा बेटा। और यदि ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेगा, तो प्रमोट करेगा अनकंट्रोल्ड क्या, सेल डिवीजन। और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से क्या होगा, लीड्स टू कॉज कैंसर, लीड्स टू कॉज कैंसर बेटा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से उस पाथवे को डैमेज कर दो, उस पाथवे को चेंज कर दो जिससे कैंसर कॉज होने लग जाए या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लग जाए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैंसर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, इट इज द केस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा डिसऑर्डर। ये जो केस आपको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, तो इट इज द केस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास क्या है, तो ये देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। ये 3 कंडीशन बनाते हैं, ओके। चलो अब इसमें क्या है देखना, तो मैंने कहा कि भैया इसमें जो हमारा DNA था उसमें नॉर्मल, दोनों के दोनों नॉर्मल कंडीशन में थे, कैपिटल R कैपिटल B, है ना। ये क्या है, नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में क्या हो गया, फर्स्ट लेवल ऑफ सोमैटिक म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन। तो क्या हो जाएगा, एक DNA में कैपिटल RB होगा, दूसरे में म्यूटेट हो गया स्मॉल RB, ठीक है। अब ये क्या है भाई, अभी भी ये कैरियर है बेटा, ये क्या है, कैरियर है। मगर कैरियर जैसे सांस भी कभी बहुत ही, वैसे ही कैरियर अभी भी क्या है, नॉर्मल है। कब तक, जब दोनों में चेंज ना हो जाए। यहां पे होगा सेकेंड लेवल,
सेकेंड लेवल ऑफ सोमैटिक म्यूटेशन यदि होता है तो इस केस में दोनों के दोनों एलिल में स्मॉल आर बी और ये नॉर्मल नहीं है। ये कौन सा कंडीशन है? तो मैं बोलूंगा रेटिनोब्लास्टोमा कंडीशन को ये बताता है। ठीक है, तो याद रखना कि कभी भी सिंगल लेवल ऑफ म्यूटेशन से रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज नहीं हो सकता। इन जाइगोट, ठीक है, इन जाइगोट इफ टू लेवल ऑफ, दो बार होना चाहिए, टू लेवल ऑफ सोमैटिक म्यूटेशन अकर, यदि ऐसा होता है तब जाके क्या कॉज होगा? कैंसर कॉज होगा। सिंगल में नहीं होगा क्योंकि वो तो कैरियर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को अपने माइंड में रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं एक और प्रोटीन, तीसरे नंबर का प्रोटीन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक मिनट और, P53 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। प्रोटीन P53 का नेचर देख लो पहले तो। इसके पास 393 अमीनो एसिड होता है। ठीक है, मल्टीपल डोमेन होते हैं, कंटेन मल्टीपल डोमेन। ठीक है, बहुत सारे डोमेन प्रेजेंट होते हैं। एन टर्मिनल में ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन होगा। एट एन टर्मिनल, ये प्रोटीन है तो इसके एन टर्मिनल में क्या होगा बोलता है? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन जो है वो बेटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे TAD है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन है। ठीक है, सी टर्मिनल में सबसे पहले एपोप्टोटिक डोमेन होता है, एपोप्टोटिक डोमेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोलिन रिच डोमेन होते हैं, यहाँ पे प्रोलिन रिच डोमेन प्रेजेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? DNA बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है। ये जो है वो कौन है? तो DNA बाइंडिंग डोमेन है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होगा भैया, इस कंपोनेंट को बोलते हैं टेट्रामेराइजेशन डोमेन। क्या बोलेंगे? टेट्रामेराइजेशन डोमेन के नाम से इसको जानेंगे बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके P53 के बारे में। ठीक है, अब एक और प्रोटीन है, छोटा सा है तो इसको भी बता देता हूं आज, उसके बाद बाकी को कल दिखेंगे। P16 INK4A। ठीक है, ये जो प्रोटीन है बेटा, इसका जो कंसंट्रेशन है नॉर्मल सेल में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना भाई, ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ P16 INK4A हाई होगा, और सेम लाइन यहीं पे लो कर दो। तो याद रखना कि नॉर्मल सेल में हाई होगा और कैंसरस सेल में इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? लो होता है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में लास्ट है हमारा P10 बेटा। ठीक है, क्या है? P10 प्रोटीन है, PTEN बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये किस तरह से रेगुलेशन करता है देख लो थोड़ा सा। देखो ज्यादातर क्या होगा, यदि यहाँ पे एक रिसेप्टर है मान लो, ठीक है, ये रिसेप्टर है, इससे यदि लिगेंड बाइंड करता है तो लिगेंड बाइंड करने से एक एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट होगा जिसका नाम क्या है? तो PIK3 है बेटा। नाम क्या है इसका? फास्फोइनोसिटॉल काइनेज। ये कौन है? फास्फोइनोसिटॉल काइनेज है। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही एक्टिवेट होगा ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है किसको? PIP3 को, सॉरी PIP2 को, ये IP3 में कन्वर्ट करता है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखो
जब तक ये अपने फॉर्म में प्रेजेंट है तब तक ये क्या करेगा, IP3 जाएगा एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, और यहां पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है ATK, क्या नाम है, ATK या PKB, प्रोटीन काइनेस बी। इनको ये प्रमोट करता है, एक्टिवेट करता है, ताकि ये या तो नेगेटिव रेगुलेशन दे या तो पॉजिटिव रेगुलेशन दे। ठीक है, यदि नेगेटिव रेगुलेशन होता है तो सेल का क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है। यदि पॉजिटिव रेगुलेशन दे तो इसका सेल डिवीजन होता है, ऐसा होता है ये। ठीक है, अब जब ये काम खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, IP3 को वापस इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए जो प्रोटीन हम यूज करते हैं वही हमारा ये है बेटा, P10 है। ठीक है, तो ये जो P10 है, ये जो P10 है बेटा, ये इसको PIP2 के फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। ठीक, मगर अभी हमने हेडिंग पुट किया है P10 प्रोटीन, तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं काम अपना नहीं करेगा। तो P10 प्रोटीन विच हैज अ फॉस्फेटेज एक्टिविटी, P10 के पास क्या है, तो यहां पे है फॉस्फेटेज एक्टिविटी प्रेजेंट होता है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जो कि कन्वर्ट करेगा, विच कन्वर्ट क्या, IP3 इंटू PIP2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मगर यदि म्यूटेशन हो गया तो, म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ P10, तो इस कंडीशन में यदि म्यूटेशन डिलीशन हो गया तो लॉस ऑफ फॉस्फेटेज एक्टिविटी, लॉस ऑफ फॉस्फेटेज एक्टिविटी, और यदि ये अपना फॉस्फेटेज एक्टिविटी लॉस कर देगा तो भैया काम कैसे करेगा, विच कॉजेस कैंसर, तो इस कंडीशन में कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का दिक्कत है भाई। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले हमने पढ़ा P53, उसके बाद पढ़ा रेटिनोब्लास्टोमा, उसके बाद पढ़ा INK4A पढ़ा, और उसके बाद पढ़ा P10। ये वो प्रोटीन है जो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो कैंसर कभी भी कॉज नहीं होगा, मगर इनमें एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन हुआ भैया, कुछ भी कर दिए, एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन या कोई चेंजेस हुआ तो किसी में भी यदि ऐसा हो रहा है तो कैन कॉज कैंसर। ठीक है ना भाई, कैन कॉज कैंसर, इस कंडीशन में कैंसर हो सकता है। और भैया ये रिटर्न तो आएगा नहीं, एक बार यदि म्यूटेशन हो गया तो उस कंडीशन में कैंसर तो लीड करेगा ही। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये तो हम एक व्यू समझ गए। सेकेंड व्यू में हमको क्या समझना है बेटा, यहां पे हमको दो लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एक है तुम्हारा प्रोटो ऑन्कोजीन, एक क्या पढ़ेंगे, प्रोटो ऑन्कोजीन पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। एंड दूसरा जो पढ़ेंगे बेटा वो TSG पढ़ेंगे। TSG कौन है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है, बट आज नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और ये आने वाला वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा सेल बायोलॉजी का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही कंटिन्यूअस बने रहिए, आपके थ्योरीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शेड्यूल टाइट है बेटा, इसलिए थोड़ा सा वीडियोस जो है एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। ठीक है, बट अपकमिंग सेशन जब भी मेरा हॉलीडे या लीव रहेगा उस दिन मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 वीडियो आपके लिए ना रिकॉर्ड करके दे ही दूं, ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो आपके एग्जाम टाइम के लिए। ठीक है, चलिए टेक केयर।